Hello students, yes we are live again with a session of Dynamic Set 13. Instructions आप सबको मालूम है 80% आपके पासिंग परसेंट है, तो 80% मार्क्स आपके आने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स के स्कोर अब अच्छे होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम में जो अटेम्प्ट्स आए थे बच्चों के उसमें 70% अबव पहुंच रहे हैं। अभी भी आपके 10% का गैप है, तो आपको अपना स्कोर और इन्हेंस करना है, आपको वर्क करना है उन चीज़ों में। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आई होप सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और लाइव आ चुके हैं। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द बॉयज वर आस्किंग फॉर टेकिंग पार्ट इन सेमिनार। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें इसे। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी से। लेट्स सी कौन जल्दी आंसर करता है। सुदेश ए, अमरीश बी, सौरभ बी, अभी बी, समर बी, शिवा ए, किरण बी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसमें करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी मार्क करा है सो वो अपने आप को 1 मार्क्स स्कोर में कर सकते हैं। सो इसमें जो आपका सोल्यूशन है, देखो जब भी आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ यूज होगा तो इनके साथ आप नाउन और प्रोनाउन जो यूज करते हो वो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हो, और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब और या मेन वर्ब रहेगा वो आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अब इसमें देखो आपके सामने जो एरर है ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे जो हमने ईच ऑफ द के बाद बॉयज यूज करा है, बॉयज तो हमारे पास क्या है, नाउन प्लूरल फॉर्म में है, बट जब हमने इसके बाद ऑक्सिलरी यूज करी है वर, सो वर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे वर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट सोल्यूशन में आप एक और बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि जिनके साथ भी आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर रहे हो तो उनके साथ हमेशा नाउन प्लूरल या फिर सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। आपके कुछ ऐसे केसेस भी रहेंगे जैसे बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ और फ्यू ऑफ। इन केस में आपका जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा और जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो आपका पहले वाला केस है ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इस वाले केस में तो आपका नाउन और प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और जो वर्ब होगा आपका वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। बट इन केस अगर आपके एग्जाम में बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ या फिर अ फ्यू ऑफ आता है तो इस केस में आपका नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ये तीनों आपके प्लूरल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है और आपका जो ऑक्सिलरी हैव है वो भी आपकी किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है। सो इट इज करेक्ट। सो यहाँ पे आपका मैनी ऑफ वाला केस था। ठीक है, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, जल्दी से बताएं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, जल्दी से बताएं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पार्ट में, कोई डाउट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर एंड द प्रिंसिपल of our college are organizing their campaign. Go for it, go for it, quickly answer it. I am waiting for your response. जल्दी से आंसर करें। Let's see किसका मार्क एक और स्कोर कर पाता है, एक मार्क और स्कोर कर पाता है। Let's see, प्रियांशु ए, अभी एक ही का आंसर आया है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी से आंसर करें इसमें। किरण सी, शिवा सी, अभी सी, अमरीश सी। सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। जो आपका करेक्ट आंसर है इट इज, यस इट इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। दो देखो बेटा, यहाँ पे जो आपका एरर हुआ है ये आपका आर्टिकल पे बेस्ड है। मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर जब करवाया था तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, जब आर्टिकल का यूज होता है तो आर्टिकल क्या देता है, एक आइडेंटिटी देता है, ठीक है, एक पहचान देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहचान के बारे में हम आर्टिकल को समझते हैं, द टीचर एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है द टीचर एंड प्रिंसिपल, एक आर्टिकल यूज है तो एक आर्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, वही पर्सन टीचर है और वही पर्सन प्रिंसिपल है। ऑफ आर कॉलेज आर, अब यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है ये आपकी इनकरेक्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपका द प्रिंसिपल होता, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तब तो वो करेक्ट होने वाला था, बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया है,
हमारे पास आर यूज है और आर्टिकल एक यूज है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा ऑक्सिलरी पे बेस्ड एरर है, तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट में एरर है, आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। देखो सोल्यूशन में मैंने एक आपके सामने इसी को करेक्ट करके लिखा है, इसी एरर को। द टीचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज आर ऑर्गेनाइजिंग देयर कैंपेन। अब यहाँ पे आर्टिकल द टीचर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है द टीचर एंड द प्रिंसिपल। तो इस केस में आपका जो आर है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, नो एरर। बट इन केस यहाँ पे एक आर्टिकल यूज होता है तो वहां पे आपका जो ऑक्सिलरी है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताएं। अभी ए पार्ट में भी हो सकता है। देखो अभी यहाँ पे देखो आप, द टीचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ आ कॉलेज आर ऑर्गेनाइजिंग देयर कैंपेन। यहाँ पे ये जो आपके सामने एरर है इसमें, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं द टीचर एंड द प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल, अभी तक आपको कोई एरर डिटेक्ट कर पाए? नहीं मिला है अभी तक आपको एरर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पार्ट में पढ़ते हैं, ऑफ आर कॉलेज, यहाँ तक हमें कोई एरर नहीं मिला। आर ऑर्गेनाइजिंग, जैसे ही हम सी पार्ट में पहुंचते हैं तो सी पार्ट से हमें क्या डिटेक्ट होता है कि हमारे पास एरर किस में आया है, ऑक्सिलरी पे बेस्ड आया है। देखो कई बार एग्जाम्स में इस पार्ट में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ए पार्ट में एरर को मार्क करें या बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में। तो देखो आपको इसमें ध्यान देना है, जब भी आपके पास इस तरीके से एरर आएगा, अगर आपके पास इस तरीके से एरर है तो आपको देखना है कि पहले वाले केस में अगर आर्टिकल पे बेस्ड एरर आ रहा है और वहां पे आप एरर नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो तो आपका ऑक्सिलरी पे बेस्ड एरर जाएगा। तो ऑक्सिलरी पे बेस्ड एरर इसीलिए गया है क्योंकि द टीचर एंड प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा तो वहां पे हमें कोई एरर का मालूम नहीं चला है, क्योंकि हमने जो बात समझी है इस सेंटेंस से, हमने बात समझी है कि वही टीचर हैं और वही प्रिंसिपल हैं। बट जैसे ही हम इनसे आगे गए, द टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ आ कॉलेज आर ऑर्गेनाइजिंग, तो आर पे ऑक्सिलरी पे पहुंचते ही हमें मालूम चल गया ऑक्सिलरी पे बेस्ड एरर है। इज इट क्लियर? तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात याद रखनी है कि आपका इस तरीके से एरर आता है। और एक और बात आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ आर कॉलेज आर ऑर्गेनाइजिंग देयर कैंपेन। देखो यहाँ पे एरर आपका एक नहीं है, एरर आपके पास यहाँ पे दो हैं। एक बात समझो आप, जब टीचर एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, ऑक्सिलरी तो हम सिंगल यूज करेंगे, बट इसके साथ साथ हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देयर जो यूज करा है तो देयर भी गलत है, यहाँ पे हम देयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हिज का यूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, द टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग हिज कैंपेन, नॉट देयर कैंपेन, हिज कैंपेन। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब आपके पास इस तरीके से केस रहेंगे, सिंगल आर्टिकल वाला केस रहेगा, तो आपकी जो ऑक्सिलरी है और प्रोनाउन है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। बट इन केस जैसे कि आपके सोल्यूशन में आपके सामने प्रेजेंट है, द टीचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज आर ऑर्गेनाइजिंग देयर कैंपेन, ऑक्सिलरी प्लूरल है और आपका प्रोनाउन भी प्लूरल है, तो इस केस में ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, go for it. She is not able to cope up with the cutthroat competition. Go for it. देखते हैं कितनों के आंसर सही आते हैं। एक सेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाई थी, उसके बीच में मैंने आपको ये बताया था आपको। Go for it. सनी बी, त्रिपाठी बी, यादव जी बी, सौरभ बी, सुदेश बी। चलो सारे स्टूडेंट्स को मालूम है ऑलरेडी इसका आंसर, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, बी ही होगा। यस, आपको बताया था मैंने, आपका कोप अप विद आपका यूज नहीं होगा, हम क्या यूज करते हैं, कोप विद का यूज करते हैं। कोप विद मीन्स टू डील विद प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके लिए यूज करते हैं कोप विद। तो कभी भी आपको अप मिलेगा इसके साथ, सो दैट वुड बी एन एरर। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी कई लोग गलत यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कोप विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट, go for it. The police have found the man who they believe to be culprit in the robbery case. Go for it. जल्दी से आंसर करें, I am waiting for your response. The police have found the man who they believe to be culprit in the robbery case. त्रिपाठी B, अभी B, नीरज B, समर A, आकाश ए,
अमरीश सी, गौरव सी। सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, द पुलिस हैव फाउंड द मैन हु दे बिलीव टू बी, हु दे बिलीव टू बी कल्प्रिट इन द रॉबरी केस। आपका जो एरर है आपका उसमें बी पार्ट में था कि जो आपका बिलीव वर्ड था, बिलीव की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, बिलीव्ड का यूज करेंगे। ठीक है, बिलीव्ड इसलिए यूज होगा, देखो द पुलिस हैव फाउंड, वहां पे जो सेंटेंस था क्या था, द पुलिस हैव फाउंड द मैन हु दे बिलीव्ड, वहां पे जो आपका यूज होगा वो क्या यूज होगा, बिलीव्ड यूज होगा, क्योंकि उन्होंने किस पर्सन को फाउंड कराया, तो वहां पे आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है। Next question, go for it. The police have found the man who they believe to be culprit in the robbery case. Go for it. जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। अमरीश बी, सुदेश बी। अभी सिर्फ 2 के आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। गौरव बी, प्रियांशु ए, त्रिपाठी बी, नीरज सी, समर ए। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे आपका बिलीव गलत है, हु दे बिलीव्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या यूज करा है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। सो हु दे बिलीव टू बी आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012। अब जिन जिन बच्चों ने 10th के क्लास अटेंड कर चुके हैं तो उन्हें मालूम है इसमें एरर क्या है, जल्दी से आंसर करें, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। गो फॉर इट, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। सनी ए, यादव जी ए, सुदेश ए, सौरभ ए, नीरज ए। चलो सबके आंसर ए ही आ रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे जो एरर है आपका टेंस पे बेस्ड है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर आई एम टीचिंग होता तब तक तो सही था, बट जैसे ही उसके साथ टाइम को ऐड करा है हमने, तो टाइम के साथ हमें मालूम चलता है कि परफेक्ट सेंस आता है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो आपका सीक्वेंस क्या होने वाला है यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग आपका करेक्ट होगा। सो आपका एरर जो है ए पार्ट में है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012। क्लियर, तो यहाँ पे हमें परफेक्ट सेंस से मालूम चला है। तो एक बात भी आप समझ सकते हो कि देखो सिंस 2012 से लेके अभी तक आप पढ़ा रहे हो, एक काम परफेक्ट हुआ है ना, सन 2012 से लेके अभी तक का एक काम परफेक्ट हुआ है। कि वो क्या परफेक्ट हुआ है, कि मेरा पढ़ाना परफेक्ट हुआ है। उतने टाइम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना तो मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी मैं कंटिन्यूटी में हूँ। तो ऐसे मैंने आपको समझाया था। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012 इज द करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट, फ्रॉम द विंडो आई कैन सी द बर्ड हैज बीन ट्वीटिंग सिंस 20 minutes। गो फॉर इट, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। मयंक, आपको जिस पार्ट में डाउट हो रहा है वो मैं आपको अभी समझा चुका हूं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने करवा चुका हूं मैं आपको, और आप स्पेशली आपने तो पहले भी इसमें इसी पे बेस्ड आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पे अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूटी में है, प्रोग्रेशन में है, तब उस केस में तो हम यूज कर सकते हैं। बट अगर हम उस केस में हम परफेक्ट में कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ कुछ कार्य ऐसा दिखाते हैं कि जो आपका कंप्लीट हुआ है, जो कार्य आपका परफेक्ट हुआ है, जिसको आपने कंप्लीट करा है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हो। परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूटी को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं इस समय तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। बट अगर मुझे पढ़ाते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग फॉर 20 मिनट्स। नहीं, दैट वुड बी इनकरेक्ट। वहां पे जो आपका करेक्ट फॉर्म होने वाला है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स। क्लियर, तो यहाँ पे इस केस में आप समझ चुके हैं। देखो 20 मिनट्स का काम कंप्लीट करा है तो वहां पे हमारा परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होता है तो आपको जो समझाया था आपको पहले, तो उसमें नोट्स को आप दोबारा से ब्रश अप करो तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। अब इस पार्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका एरर है, एरर इज इन सी पार्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था
ठीक है, चलो आंसर कब के सबके ऑलमोस्ट सही आ रखे हैं, सबके सही हैं। ठीक है, अभी आपका आंसर गलत है अमरीश, आपका भी गलत है। लेट्स सी, देखो आपका करेक्ट यूजेज क्या होता है जब भी हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 2011, 2012, 2013, ये सारे के सारे जब केसेस रहेंगे तब हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है। बट इन केस अगर आपके पास पीरियड ऑफ टाइम होता है तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। 5 seconds, 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months, 5 years। क्लियर? तो एक बात याद रखनी है, जब भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तब हम सिंस का यूज करेंगे, और अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर रहेगा। अब इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंस यूज है। तो सिंस यूज है और हमने क्या यूज करा है, 20 मिनट्स यूज करा है। तो 20 मिनट्स, देखो 20 मिनट्स है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर 20 मिनट्स यूज करेंगे। तो आपका एरर जो था वो सी पार्ट में था। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन एनी पार्ट? ट्वीटिंग मतलब होता है चर्पिंग। चर्पिंग मीन्स चिड़ियों का जो चहचहाना होता है उसको हम ट्वीट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्विटर जो आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसी का नाम ट्विटर रखा गया है, क्योंकि उसमें एक चिड़िया भी बनी हुई आती है। तो जब भी आपका ट्वीट वर्ड होगा, चर्प वर्ड होगा, वाबल, WARBLE, वाबल यूज होगा, तो ये बर्ड के चहचहाने से होता है। तो ट्वीटिंग मतलब हो गया द बर्ड हैज बीन ट्वीटिंग सिंस 20 मिनट्स। तो यहाँ पे हम फॉर 20 मिनट्स यूज करेंगे। क्लियर? अब तो समझ में आ चुका है किसी को, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट जल्दी से बताएं। गौरव, गौरव देखो सिंपल सी बात है। देखो एक बात समझो आप, अगर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि कोई आपका निश्चित, बिल्कुल ही निश्चित होगा, उसके लिए आप यूज करते हो पॉइंट ऑफ टाइम। और जब पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप काउंट कर सकते हो तब आपका पीरियड होता है। अब देखो कंफ्यूजन होता है ना, तो जब आपके सामने सिंस आता है और संडे आता है, तो संडे को काउंट करने की कोशिश करो। आप संडे को काउंट कर सकते हो? कोई काउंट कर सकता है संडे को? SUNDAY, ऐसे तो काउंटिंग नहीं करते हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। तो संडे को कोई काउंट नहीं कर सकता है, जनवरी को कोई काउंट नहीं कर सकता है, 1 PM को कोई काउंट नहीं कर सकता है। बट येस, 5 सेकेंड्स को काउंट कर सकते हैं, 5 मिनट्स को काउंट कर सकते हैं, 5 मंथ्स को काउंट कर सकते हैं, 5 ईयर्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर यूज होगा। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, फिल इन द ब्लैंक से है। द प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड डैश द ब्रदर्स एंड सिस्टर। गो फॉर इट, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सनी, अभी ये जो सेशन चल रहा है ये आपका डायनेमिक सेट है, जो आप पूछना चाह रहे हो वो सेट आपका दूसरा है, वो मैंने आपको SSC के लिए करवाया था, वो आपका SSC बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये जो आपका सेट है ये दूसरा, ये डायनेमिक सेट है। तो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप उन्हीं से पूछें। क्लियर? ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, बिटवीन द प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, एक सेशन आपका यूट्यूब में भी अपलोड हो चुका है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बिटवीन का यूज क्यों हुआ है। प्लूरल केस है, कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपका उसमें कवर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, गो फॉर इट। द होम वॉज डेकोरेटेड, जल्दी से आंसर करें, जल्दी आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप कम टाइम लेंगे उतना बेटर है। स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, स्पीड और एक्यूरेसी। त्रिपाठी बी, अभी बी, अमरीश बी, नीरज बी, कल्पना बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ब्यूटिफुली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, गो फॉर इट। She saw the man dash from the 5th floor। ये फ्रेमिंग मैंने आपको समझाई थी, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, एक सेट में आपके पहले भी आ चुका है ये। जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट। सनी ए, त्रिपाठी ए, अमरीश ए, सुदेश बी। यस, बी इज द इनकरेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। A is the correct answer. She saw the man falling from the 5th floor, गिरते हुए देखा। नेक्स्ट,
गो फॉर इट, इट वॉज डैश अर्ली विजिट सेड द डॉक्टर। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। काफ़ी आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। आज तो 80% सब क्रॉस करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके काफ़ी आसान आ रहे हैं। लास्ट आपका जो सेट नंबर 12 था, तो सेट नंबर 12 में कईयों के मार्क्स काफ़ी नीचे गए बस इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स में। लेट्स सी वॉज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका एन यूज होगा, इट वॉज एन अर्ली विजिट, इट वॉज एन अर्ली विजिट। ठीक है, एच साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, अभी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ही हैज पॉन्डर्ड डैश द बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा हो, जिस पे काफ़ी मुद्दों में बात हो रही हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बर्निंग क्वेश्चन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब जो आपका करेक्ट होने वाला है, देखो अब कईयों के गलत आ रहे हैं इसमें। पॉन्डर में हालांकि आपको सबको पहले करवा चुका हूं यहाँ पे। सो ही हैज़ पॉन्डर्ड ओवर यूज होगा आपका, जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ओवर बोला है दैट इज करेक्ट। पॉन्डर, देखो मैंने आपको पहले एक सेट में भी करवाया था, पॉन्डर मतलब होता है गहन विचार करना। जब आप किसी चीज को डीपली थिंक करते हो तब हम क्या यूज करते हैं, पॉन्डर ओवर यूज करते हैं। पॉन्डर के साथ हमारा जो प्रिपोजिशन यूज होता है वो ओवर ही यूज होता है। सो पॉन्डर ओवर का मतलब याद रखना, थिंक ओवर भी बोल सकते हो, म्यूज ऑन भी बोल सकते हो और ब्रूड ओवर भी बोल सकते हो। तो ये तीनों आपके जब यूज होंगे ओवर के साथ स्पेशली, तब इनका मतलब क्या होगा, गहन विचार करना, डीपली थिंक करना किसी बारे में। अच्छा, और भी चीजें मैं बता देता हूँ। कुछ आपके फ्रेजेस होती हैं, इडियोमैटिक यूज होते हैं। अब देखो क्या होता है, स्लिप ऑन अ मैटर। कभी भी आपके एग्जाम में स्लिप ऑन अ मैटर आता है तो आप याद रखना कि उस केस में भी क्या मतलब होगा, कोई किसी बात में गहन विचार कर रहा है। आप किसी को बोलते हो प्लीज स्लीप ऑन दैट मैटर फॉर मी, प्लीज स्लीप ऑन दैट मैटर फॉर मी। आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया और आपने बोला यार अच्छे से सोचना उस बारे में, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, स्लीप ऑन अ मैटर यूज कर सकते हो। स्लीप ऑन भी याद रखना, स्लीप ऑन अ मैटर भी इस तरीके से आपका फ्रेज यूज होता है। नेक्स्ट, इडियोमैटिक यूज आपका एक इनर र्यूमिनेंट मूड भी होता है। ठीक है, अब देखो इनर र्यूमिनेंट मूड में अगर कोई है, र्यूमिनेंट मूड में है, तो उस समय भी आप समझ लेना कि वो काफी गहन विचार में होगा। देखो कई बार क्लास में क्या होता है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या होते हैं, अपने थॉट्स में खो रखे हैं, बिल्कुल थॉट्स में खो रखे हैं कि क्या चल रहा है, अपने थॉट्स में कहीं और ही पहुंचे हुए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ही इज इन र्यूमिनेंट मूड। अब र्यूमिनेंट से मैं समझा देता हूँ। देखो र्यूमिनेंट किन जानवर को बोलते हैं, र्यूमिनेंट होते हैं आपके जैसे गाय होता है, काव, डियर, हॉर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके र्यूमिनेंट्स होते हैं। अब र्यूमिनेंट इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके कुछ जानवर होते हैं जो जुगाली वाले होते हैं, जो र्यूमन होता है, जिनके अंदर 4 कंपार्टमेंट होता है स्टमक का। ठीक है, ये करते क्या है, जैसे भूसा खाते हैं, तो भूसा खाने के बाद इनके पहले कंपार्टमेंट में जाता है, और जो पहले कंपार्टमेंट है होता है उसको हम क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं। जो स्टमक का पहला कंपार्टमेंट होता है, वहां पे खाना जाता है, फिर रीगर्जिटेट होता है। रीगर्जिटेट मीन्स मतलब वापस आता है, फिर दोबारा मुंह में आता है, और फिर उसमें जो जानवर अपना मुंह चलाता है तो उसमें डीपली थिंक होता है। आपने देखा होगा जब गाय भूसा खा लेती है तो उसके बाद भी मुंह चलाती रहती है, और मुंह चलाते हुए क्या कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि गाय कुछ सोचते हुए मुंह चबा रही है, चला रही है। तो वहां पे क्या होता है कि वो ही प्रोसेस चल रहा होता है कि र्यूमन में जाता है, और वो जो खाना होता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो पेट से दोबारा से वापस आता है मुंह में, और वो प्रोसेस चल रहा होता है, और उसमें गाय चबा रही होती है। तो र्यूमिनेंट मूड में अगर कोई पर्सन है, तो अगर र्यूमिनेंट मूड में कोई पर्सन है तो बात समझ जाना वो कैसा है, बहुत ही डीपली थिंक कर रहा है, गाय की तरह थिंक कर रहा है, सोच विचार में है इस समय। ठीक है, तो र्यूमन से याद रखना। अब एक बात मैं समझा देता हूं आपको, इसी से बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर आपको र्यूमन समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। आपका एक वर्ड होता है कड, च्यू द कड। कड, अभी मैंने एक बात बोली, जो ह्यूमन वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो उनके मुंह में आता है। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीयूडी कड बोलते हैं। सीयूडी कड, जो मतलब कि पूरा पाचन नहीं हुआ होता जिस फूड का, उसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। अगर कोई पर्सन इज चूइंग द कड, दैट पर्सन इज चूइंग द कड, दैट मीन्स ही इज पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, मतलब कि वो क्या कर रहा है, बहुत ही गहन विचार कर रहा है। तो एक बात याद रखना, दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये फ्रेज बता दिया कि इडियोमैटिक यूज बता दिया, इन अ ह्यूमन मूड और च्यू द कड, दोनों का मतलब क्या होगा,
कुछ किसी बारे में गहन विचार करना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट जल्दी से बताएं, कोई डाउट है किसी को? अच्छा लगा सीख के, ठीक है। चलो अब आगे आपको काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड मिलेगी। सुदेश, एटमोलॉजी तो बाद में ही करवाएंगे, अभी नहीं होगा एटमोलॉजी का सेशन, जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गो फॉर इट। क्वेश्चन टैग, जॉन कन्फैबुलेटेड इन द क्लास। जल्दी से आंसर करें। सनी, रीगर्जिटेट जो वर्ड मैंने बोला, रीगर्जिटेट, अच्छा आपने पढ़ा है रीगर्जिटेट। रीगर्जिटेट देखो, रीगर्जिटेट मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पार्शली जो डाइजेस्ट होता है उसको मुंह से निकालते हैं बाहर, तो उसको रीगर्जिटेट बोला जाता है। जैसे आपने चिड़िया देखा होगा, चिड़िया जब जाती हैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेने, तो वो खा के आती हैं, और जब बच्चों के पास जाती हैं तो अपने मुंह से निकाल के बच्चों के मुंह में डालती हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? रीगर्जिटेट बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर करें फिर इसका आंसर। चलो कईयों के आंसर आ चुके हैं। बी, चलो कईयों के बी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। जॉन कन्फैबुलेटेड, मैंने आपको बोला था सीधा टेंस को डिटेक्ट करें। टेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपका ऑक्सिलरी डिड से यूज होना था। आपके पास करेक्ट फॉर्म जो है डिडेंट से ही होगा सेंटेंस, क्योंकि आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। जॉन मेल है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। अगर फीमेल होती तब हम शी यूज करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, कॉन्फैबुलेट मतलब होता है टॉक, टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। ठीक है, चैट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कॉन्फैबुलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। लेट्स सी किसको वर्ब वाले सेशन का याद है, किसका रिटेंशन काफी अच्छा है। रिटेंशन मतलब याद कौन अच्छे से रख सकता है? शिवा बी, मयंक बी, अभी बी, चलो ठीक है, चलो सबको याद है। सो ही इज अकस्टम टू बी इज द करेक्ट आंसर, टेलिंग फिब्स। आपके कुछ मैंने आपको वर्ब बताए थे, या फिर आपको कुछ मैंने ऐसी फ्रेजेस करवाई थी जिनके साथ टू यूज होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? जिरंड फॉर्म यूज करते हैं। अब वैसे ही आपके कौन से? एवर्स, एडिक्टेड, बी यूज मतलब देखो यहाँ पे जो यूज करा है बी यूज मतलब कि आपकी बी की फॉर्म्स ऑक्सिलरीज लाइक इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ऐसे इस तरीके से यूज होगा। उसके बाद यूज होगा, तब हम क्या यूज करेंगे? जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। टू के बाद हम जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैंने बी यूज्ड लिखवाया है। ठीक है, बी यूज लिखवाया है। अगर यूज टू होगा एज अ मॉडल, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यूज टू होगा एज अ मॉडल, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बट अगर बी यूज टू होगा, इन दैट केस वी यूज अ जिरंड। ठीक है, फिर इसके अलावा ओइंग, लुकिंग फॉरवर्ड, एवर्स, इन सब के साथ जब टू यूज होगा तो हम क्या यूज करेंगे? जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। वॉइस में तो आपको मैं अब सब काफी एड्रॉइट हो चुके हैं, आंसर करेक्ट होना चाहिए। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें इसे। कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कंफ्यूज हो गए? अमरीश सी, सौरभ डी, नीरज डी, त्रिपाठी डी, शिवा डी, अक्की डी। चलो देखते हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। सनी, करा हुआ है, चलो अच्छी बात है, करा हुआ है तो लेट्स सी आपका आंसर सही भी है कि नहीं है। सो आपका जो आंसर करेक्ट है दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कंप्लीटेड। देखो इस वॉइस में मैंने आपको इंपेरेटिव फॉर्म्स करवाई थी। इंपेरेटिव में मैंने आपको विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट समझाया था। अगर आपने उस समय अच्छे से पढ़ा है तो आपका यहाँ पे एरर हो ही नहीं सकता था। अगर हम कंप्लीट के बाद द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग को अंडरलाइन कर दें तो ये सेंटेंस तो हमारा बहुत आसान बन चुका है, क्योंकि ये इंपेरेटिव फॉर्म्स में है, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। आपको एक बात याद रखनी है, बिना सब्जेक्ट के यूज करा है इंपेरेटिव फॉर्म्स में। अब देखो इससे डू इट से दोबारा से समझते हैं। एक बेसिक फॉर्म है डू इट, एक्टिव क्या है? डू इट। अब इसको हम पैसिव में बनाते हैं। पैसिव में क्या होगा? लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। अब डू इट को हटाते हैं। अब डू इट की जगह हम एक्टिव में क्या यूज करते हैं? कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, या फिर कंप्लीट द टास्क कर देते हैं।
कंप्लीट द टास्क। अब इट के जगह देखो, इट को फॉर्म करते हैं, इट के जगह लेट द टास्क बी कंप्लीटेड, लेट द टास्क बी कंप्लीटेड। अब इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं, लेट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग बी कंप्लीटेड, लेट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग बी कंप्लीटेड। क्लियर? नेक्स्ट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। इसकी नेक्स्ट फ्रेमिंग जो हो सकती है वो ऑर्डर फॉर्म में भी हो सकती है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। अब इसको अगेन कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, मीटिंग के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते हैं इसे, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। अगेन यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द लास्ट मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पे देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा, या फिर ऐसा होता है कि कई बार प्लीज आ जाता है, उसके आगे बस सिर्फ प्लीज ऐड कर देते हैं, तो वहां पे आपका क्या बन जाता है, रिक्वेस्ट फॉर्म में आ जाता है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। नेक्स्ट, इट इज टू बी डन। अब ये फ्रेमिंग भी आपकी सही हो सकती है यहाँ पे, इट इज टू बी डन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीट के बाद मैंने आपको क्या बोला था, द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग को अंडरलाइन कर दो। सो द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी डन, सॉरी आर टू बी कंप्लीटेड, आर टू बी कंप्लीटेड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। सो मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पे जो आपकी फ्रेमिंग हुई है वो आपकी ये जो फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको करवाया, इट इज टू बी डन, इट इज टू बी डन के अकॉर्डिंग ही हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, हाँ चलो, आपको कंफ्यूजन जो हो रही थी वो ऑक्सिलरीज पे ही हो रही थी। देखो ऑक्सिलरी यहाँ पे हमने जो यूज करी है वो मिनट्स के अकॉर्डिंग यूज करी है। मैंने आपको एक बात समझाई थी ना कि जब भी आपका जो आपकी ऑक्सिलरी यूज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या बन चुका है, मिनट्स बन चुका है। जब मिनट्स आपका प्लूरल फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, लास्ट मीटिंग के अकॉर्डिंग नहीं यूज करने वाले हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। सो तो मिनट्स के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो सी आपने जो बोला है ना, तो सी इज द इनकरेक्ट आंसर, सी गलत होगा। नेक्स्ट, एक और फॉर्म से समझते हैं। देखो कई बार आपका मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है, ठीक है, कुछ नैतिकता वाली बात होती है, तो उस केस में आपका जो फ्रेमिंग रहती है इट इज टू बी डन के फॉर्म में भी रहती है। अब यहाँ पे एक बात समझो, हमने क्या लिखा है, इट इज टू बी डन, तो हमें इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, इट शुड बी डन, इट शुड बी डन को हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, इट शुड बी द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग should be completed. Clear? The minutes of the last meeting should be completed. Clear? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताएं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को है, जल्दी से बताएं। देखो अभी ये जो मैंने आपको मॉरल ऑब्लिगेशन बोला, ये मॉरल बात बोली, देखो ये आपका जो नैतिकता से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट एक सेशन में हेल्दी पुअर वाला एग्जाम्पल बताया था कि द पुअर शुड बी हेल्प, तो वो वाला केस आपका जो भी कोई नैतिकता से रिलेटेड होगा तो वो शुड के फॉर्म में होगा। देखो जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो वहाँ पे आपके जब जो फ्रेमिंग आती है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आती है। अब एग्जामिनर का मन करा, सपोज मैं ही एग्जामिनर हूँ, मेरा आज मन करा कि आज मैं शुड से आपके पास ऑप्शन देता हूँ, तो मैं शुड के अकॉर्डिंग भी दे सकता था। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी दे सकता था, वो मेरे पे डिपेंड करता है। बट एज ए स्टूडेंट और एज ए कैंडिडेट आपको सारे के सारे आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर दूसरे तरीके से आ गया था इसमें तो ऑप्शन। क्लियर? तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम अगेन सेम है, जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से। अमरीश अब जब भी करवाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अभी जितना चल रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें जल्दी से। ए इज द करेक्ट आंसर, द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। अगेन आपके आपकी फ्रेमिंग से आपके करेक्ट यूजेज इस तरीके से हो सकते हैं, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर? नीरज ऑल क्लियर, ठीक है, कौन सा वाला क्लियर? ओके, चलो गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है अब आपके सामने, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। वर्डिक्ट मतलब होता है जो कोर्ट का आदेश होता है, निर्णय होता है, उसको हम वर्डिक्ट बोलते हैं। तो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वर्डिक्ट दिया है, उसको क्या बोला है? नॉट गिल्टी बोला है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना है दैट इज बी, अक्विट। क्लियर? अक्विट के साथ आप ये याद रखें, आपका एक वर्ड है अक्वाइस। सो अक्वाइस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कंप्लाई विद या फिर एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। ठीक है। अच्छा, रिलक्टेंटली मतलब ये होता है आपका जब बिना आपकी इच्छा के कुछ चीज हो, तो हम क्या यूज करते हैं? रिलक्टेंट यूज करते हैं। ठीक है। आप बोलते हैं ना मेरे वहां जाने की इच्छा नहीं थी, आई वॉज रिलक्टेंट टू गो देयर, आई वॉज अनविलिंग टू गो देयर। ठीक है। सो अक्वाइस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। आपके स्पेलिंग पे बेस्ड भी एरर आ सकते हैं कि स्पेलिंग में आपको आ जाता है कि फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो जहाँ पे आपका कोई मिसस्पेल्ड है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन किस में होती है? स्पेलिंग में होती है कई स्टूडेंट्स को। तो इसको याद रखना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो सब। ठीक है। इसका मतलब होता है कंप्लाई विद या फिर एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका यूज किस तरीके से होता है। ही अक्वाइज इन हिज डिसीजन टू वॉच हॉलीवुड मूवी। कई बार होता है ना फ्रेंड्स में डिस्कस होता है कि चलो भाई मूवी देखने चलते हैं। अब एक फ्रेंड बोलता है कि हॉलीवुड मूवी देखेंगे, दूसरा फ्रेंड बोलता है नहीं बॉलीवुड मूवी देखेंगे। अब दोनों में कुछ ना कुछ चलता है, बोलते हैं, फिर एक डिसाइड करता है चलो ठीक है आज के टाइम में हॉलीवुड, आज की डेट में हॉलीवुड मूवी देखते हैं। सो हॉलीवुड मूवी में बट आप दूसरे फ्रेंड का मन नहीं है, आपके फ्रेंड का मन नहीं है, बट फिर भी वो आपके साथ हॉलीवुड मूवी देखने जा रहा है, तो वहाँ वैसा वाला केस में हम अक्वाइज का यूज करते हैं। सो ही अक्वाइज इन हिज डिसीजन टू वॉच हॉलीवुड मूवी। नेक्स्ट, अक्वेंट। अक्वेंट मतलब होता है मेक समवन अवेयर और फैमिलियर विद, किसी को जानकार बनाना, जानकारी देना या जानकार होना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अक्वेंट वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन, जल्दी, क्विकली आंसर इट, सिंपल। यस, आप सबका कईयों का डी आंसर आ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो अक्यूज्ड जिस पे आरोप लगे हुए हों, बट जिसमें वर्डिक्ट आ जाए, जिसमें ज्यूरी बोल दे कि हाँ यही कल्प्रिट है, या फिर उसके ऊपर चार्जेस सीवियरली बोला गया है, ज्यूरी ने बोला है कि हाँ ये है कॉन्विक्ट है, तो वहाँ पे हम कॉन्विक्ट वर्ड यूज करते हैं, कॉन्विक्ट यूज करते हैं। जो गिल्टी होता है उसके लिए कॉन्विक्ट यूज होता है। तो यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, वन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ ज्यूरी। ठीक है। तो कॉन्विक्ट होगा यहाँ पे, नॉट अक्यूज्ड। नेक्स्ट, पर्गेटरी। पर्गेटरी, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। प्यूरिफिकेशन, रिवॉर्ड, फ्लॉलेस, सेलेस्टियल। यह समरेश, अक्विट के साथ एक्सकल्पेट भी हो सकता है, एक्स ऑनरेट भी हो सकता है। आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, करवा चुका हूं मैं आपको ये। एक्सॉनरेट, एक्सकल्पेट भी बोला जाता है अक्विट के लिए। ठीक है, पर्गेटरी, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, कईयों के आंसर अभी तक नहीं आए। देखो मैं एक बात मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा कोई फायदा नहीं है कि आप यहाँ पे लाइव हो, आप वीडियो देख रहे हो और बस आंसर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आंसर इसलिए करवाए जा रहे हैं कि ताकि आपको मालूम चल पाए कि आप आंसर करेक्ट कर रहे हैं कि इनकरेक्ट कर रहे हैं। और अटेम्प्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेम्प्ट करके जब आप गलत करते हो, जब आपकी कोई गलती होती है, तो आप उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश करते हो। आप तो उनसे पीछे हो जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो आप अटेम्प्ट करना समझो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले आप अटेम्प्ट करो, फिर अटेम्प्ट करने के बाद ही तो मालूम रहेगा। देखो रिटेंशन भी स्ट्रांग होता है इससे। जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको मालूम होता है कि हाँ हमने अटेम्प्ट करा था और उसका आंसर हमने गलत करा था उस क्वेश्चन का, तो इसलिए आप याद भी कर पाते हो। तो अटेम्प्ट जरूर करना है। तो जितने भी बच्चे हैं सब यहाँ पे फोकस्ड रहें और ध्यान से जो अटेम्प्ट करें तो उसको अटेम्प्ट जरूर करें यहाँ पे। चलो आंसर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सेलेस्टियर। पर्गेटरी को समझते हैं। पर्गेटरी को देखो काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है आपकी। पर्गेटरी मतलब होता है एनी सिचुएशन और प्लेस कॉजिंग सफरिंग, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन या फिर प्लेस जहाँ पे आपको काफी सफरिंग हो रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पर्गेटरी वर्ड यूज करते हैं। अब पर्गेटरी से देखो एक बात समझते हैं, पर्गेटरी का दूसरा मतलब भी होता है। देखो एक ना कैथोलिक डॉक्ट्रिन है, मतलब कि कैथोलिक लोगों की एक मान्यता है कि जब भी इंसान मरता है तो जो उसकी आत्मा होती है वो एक जगह जाती है। किसके लिए? एक्सपिएटिंग के लिए, एक्सपिएशन के लिए। एक्सपिएशन देखो मतलब होता है कि जो उन्होंने सिन करें, जो उन्होंने पाप करें, उसकी भरपाई के लिए। और उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं।
ठीक है, जैसे कि हमारे इसमें नरक बोला जाता है तो उनके लिए वहाँ पे क्या होता है, पर्गेटरी। तो कैथलिक्स में होता है ये, कैथलिक में पर्गेटरी। ठीक है, तो देखो अब वहाँ पे नरक बन चुका है। अब यहाँ पे जो आंसर है आपका एनी सिचुएशन और प्लेस कॉजिंग सफरिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, आपका किसके अकॉर्डिंग है, इस नरक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इस कैथोलिक मान्यता पे आधारित है। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे उसको नरक बोला गया है और जो सेलेस्टियल वर्ड है, आपका आंसर इसलिए हुआ है क्योंकि सेलेस्टियल जब भी यूज होता है तो हेवनली के लिए यूज होता है, हेवन से रिलेटेड के लिए यूज होता है। ठीक है, और हेवन में कभी सफरिंग नहीं होती। तो आपका जो डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी बोला है, डी इज द करेक्ट आंसर, वो अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं, 1 मार्क दे सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, जल्दी बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सपिएट। एक्सपिएट अभी करवाया, एक्सपिएट वोकैबुलरी की इन्होंने, कईयों ने ध्यान से देखा होगा तो मालूम चल गया होगा, बट आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही होंगी अब इस समय। जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। सी सुदेश, सी अमरीश, सी। इनकरेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, आपका ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सपिएट मीन्स रेक्टिफाई, सेट राइट, अमेंड, मतलब जब कोई चीज गलत कर दी जाए तो उसको ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपिएट वर्ड यूज करते हैं, जिसका रेक्टिफाई, सेट राइट, अमेंड भी होता है। अमेंड मतलब देखो अमेंडमेंट एक्ट होते हैं ना, संशोधन में यूज करते हैं, तो अमेंड वैसे ही यूज करा है, रेक्टिफाई यूज करा है, सेट राइट यूज करा है। ठीक है, अच्छा विशिएट को भी समझ लेते हैं। विशिएट इसका प्रोनाउंसिएशन है विशिएट। सो विशिएट मतलब होता है टू मेक फॉल्टी, किसी चीज को गलत बनाना, स्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना, करप्ट करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विशिएट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका अपॉर्च्यून है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। अपॉर्च्यून मीन्स टू हैरेस विद परसिस्टेंट रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, मतलब किसी को हैरेस करना, बार बार रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए। अब जैसे हम बोलते हैं ना मीडिया में कोई एक्टर एक्ट्रेस दिखता तो क्या होता है, जो वहाँ पे रिपोर्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उनके पीछे लग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, तो वो जो कई बार हैरेसमेंट वाले उसमें पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉर्च्यून वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। एग्रीजियस, एग्रीजियस। मयंक, जो आप पेपराइजी पूछ रहे हो, पेपराइजी, पेपराइजो, ये जो वर्ड है ये उनके लिए यूज करते हैं जो इन्वेड करते हैं किसी की प्राइवेसी के लिए। ठीक है, अब देखो कई बार होता है ना कि किसी को फोटो चाहिए होती है किसी सेलिब्रिटी की, तो उनके दीवार फांद के उनके घर में जाके फोटो खींचने लग जाते हैं, या फिर कोई वैसे चले जाता है तो उसको हम पेपराइजी या फिर पेपराइजो बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, बट ये यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया था वो आपका अपॉर्च्यून वर्ड था, वो दूसरा वर्ड है। एग्रेजियस, जल्दी से आंसर करें। चलो कईयों के आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने डी करा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑफुल, वेरी बैड के लिए यूज करते हैं हम एग्रेजियस वर्ड, जो जब कोई भी चीज काफी बुरी होती है, गंदी होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्रेजियस वर्ड यूज करते हैं। एक आपको इडियोमैटिक फ्रेज भी बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। ठीक है, ऑनेस्टली मतलब काफी ईमानदारी से, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फेयर एंड स्क्वायर फ्रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। करवा चुका हूं मैं पहले ये। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, मैग्नानिमस। बेनेवोलेंट मैंने आपको बताया था काइंड के लिए यूज करते हैं, बिनाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नानिमस, जनरस, काइंड, चैरिटेबल, म्यूनिफिसेंट, बेनेवोलेंट, फिलैंथ्रोपिक, बिनाइन, दयालु। ठीक है, उस इंसान के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नानिमस यूज करते हैं। बेनेडिक्शन आपका ब्लेसिंग के लिए यूज होता है, आशीर्वाद के लिए यूज होता है। आपका बूर यूज होता है एंड इल मैनर्ड पर्सन के लिए, मतलब जो काफी इल मैनर्ड हो, ठीक है, उस पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बूर वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, जल्दी से आंसर करें। द स्टूडेंट सेड आई एम ज्वाइनिंग माई क्लास। नरेशन में करवा चुका हूं, आपका कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से बताएं इसका आंसर, व्हाट्स द करेक्ट आंसर। सौरभ, ये कंप्लीट हो चुका है, नरेशन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन, जल्दी से आंसर करें, इतना टाइम ना लगाएं किसी क्वेश्चन में, इतना लंबा सेशन नहीं खींचना है हमें, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे।
ओके चलो कईयों के आंसर आ चुके हैं। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर, किसका आंसर सही था इसमें। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट सेड दैट शी वाज ज्वाइनिंग हर क्लास। देखो मैं आपको करवा चुका हूँ यहाँ पे इस तरीके से। स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन है, एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, अगर इस तरीके से होता आपके पास ही वॉज ज्वाइनिंग हिज क्लास, ही वॉज ज्वाइनिंग हिज क्लास, इवन दैट वुड बी करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, आपके पास कुछ ऐसे केस भी होते हैं। तो कुछ चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे बेस्ड। इज एम आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या वॉज वर यूज करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे यूज हुआ है आई एम की जगह हमने क्या यूज करा है, वॉज का यूज करा है। हैज, हैव, हैड, वॉज वर, हैड बीन, टू डज नॉट, डिड नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ही सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेट्स सी ये वाले क्वेश्चन का आंसर किन किन का सही होता है, कौन कौन है जो अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से याद करते हैं। लेट्स सी, जल्दी आंसर करें, जल्दी आंसर करें। गौरव क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाते हैं। बाकी आप सर से भी बोल सकते हैं, तो आप सर को बोलें वहां पे। जल्दी से आंसर करें। चलो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। कईयों के ऑलरेडी आंसर सही आ रखे हैं तो इसीलिए मैंने बोला नहीं यहाँ पे। आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने आपको बताया था कुछ आपकी इडियोमैटिक फ्रेज होती हैं, आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हैबिट होती है, तो उस केस में आपका फॉर्म चेंज नहीं होता। तो जो आपका फॉर्म जिस फॉर्म में यूज है, आपका इंडेफिनिट फॉर्म में यूज है, तो वो इंडेफिनिट फॉर्म में ही यूज रहता है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होता है, उसको हम दूसरे टेंस में चेंज नहीं करते हैं। सो आपके कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं इडियम्स और आपके कुछ फ्रेज रहते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे हमारे सामने है। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास ईमानदारी के बारे में बात हो रही है और एक फ्रेज है कि ईमानदारी जो होती है वही बेस्ट पॉलिसी होती है। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे वॉज का यूज गलत हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में वॉज से बनाया था तो वॉज से गलत है, ठीक है। देखो कईयों ने क्या करा है कि ऑन ए प्रिवेंशन वॉज बेटर देन क्योर, ए कईयों ने करा हुआ है, तो ए नहीं होगा क्योंकि वो फ्रेज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से बेटर तो किसी चीज को प्रिवेंट करना है। तो वहां पे हमारा जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है वो आप हमारा फ्रेज है, तो वहां पे वॉज नहीं होगा, वो इज ही रहने वाला है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है, ये जो हमने एग्जाम्पल से समझा है, एग्जाम्पल में ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेमिंग आपकी सेम रहने वाली है, बट आपकी जो फ्रेज है, फ्रेज में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो फ्रेज में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। शी ऑलवेज ड्रेसेस मी डाउन। इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। शिवा ए, वेरी गुड। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। शाइड, रिब्यूक, लैम्बास्ट मैंने आपको बताया था डांटने के लिए यूज करते हैं, तो ड्रेसेस मी डाउन आपका सही है, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रही है, शी इज ड्रेसिंग दैट मैन डाउन, शी इज ड्रेसिंग दैट मैन डाउन बिकॉज ही इज लिटरिंग सिगरेट, बिकॉज ही इज लिटरिंग सिगरेट इन दैट हॉस्पिटल। तो वो क्या कर रहा है, वो सिगरेट जला रहा है, तो वो क्या कर रही है उसे, शी इज ड्रेसिंग दैट मैन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। जल्दी से आंसर करें, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। यादव जी कोई फास्ट सेशन नहीं हो रहा है, काफी स्लो चल रहा है, आज तो सेशन काफी स्लो चल रहा है। जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे पेस रखें मेंटेन। यस, जो आपका आंसर होगा इस समय, आंसर इज सी, रैट रेस। आपका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, डॉग हिट कॉम्पिटिशन, डॉग हिट डॉग कॉम्पिटिशन, रैट रेस, सबका मतलब होता है फियर्स कॉम्पिटिशन, तगड़ा कॉम्पिटिशन, जो बहुत ही वैसा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है जिसमें सबको पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई हो, आगे आने की होड़ लगी हुई हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कट थ्रोट, डॉग हिट डॉग, या फिर रैट रेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नानिमस। अब ये तो सब कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करें।
लेट्स सी ऑब्जर्वेशन किस किस का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैग्नानिमस अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया मैंने आप सबको। लेट्स सी कौन कौन आंसर सही करते हैं। किरण बी, शिवा बी, अमरीश बी, सुदेश बी, गौरव बी। चलो, मतलब ये वाली अकल सबके अंदर बहुत अच्छी है, सबने सही करा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, बी इज द इनकरेक्ट आंसर। आपका मैग्नानिमस होगा, ठीक है, मगन नहीं होगा, वो मैग्नानिमस होगा, ठीक है। सो MAGNANIMOUS, magnanimous. So magnanimous is the correct word and the correct pronunciation, magnanimous, ठीक है। ए नहीं होगा उसके बाद, याद रखना, magnanimous। जिन्होंने बी बोला है, हाँ आपका देख लिया था मैंने, ये ही आया था आपका पहले, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मैग्नानिमस, वेरी जनरस कई बार हो चुकी है, कई बार वोकैबुलरी आ चुकी है। म्यूनिफिसेंट, वेरी जनरस, बाउंटीफुल, फिलैंथ्रोपिक, बेनाइन, ये सारी वोकैबुलरी सबका मतलब क्या होता है, काइंड के लिए यूज करते हैं, दयालु के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें, इनमें से कौन सा सही है। इनखेओट आपका प्रोनाउंसिएशन है, इनखेओट वाज द करेक्ट आंसर, इनखेओट। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। ओके, लेट्स सी वाज द करेक्ट आंसर। कईयों के बी आ रहे हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इनखायत का मतलब होता है अनडेवलप्ड, रूडिमेंट्री, जस्ट बिगिन एंड नॉट फुली फॉर्म, जो अभी अभी शुरुआत हुई हो जिसकी, और जो फुली कंप्लीट नहीं हुआ हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनखायत यूज करते हैं, ठीक है। अभी नेगेटिव जाते जा रहे हैं, अब नेगेटिव तो जाएंगे ही, ठीक है। कुछ आपके अब कुछ ऐसी चीज आ रही है जो आपने नहीं करी है। नेक्स्ट, fill in the blanks with the appropriate conjunction. Go for it. क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, काफी आसान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ चुका है आपके सामने, जल्दी से आंसर करें। ए इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए बोला है, ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का ए ही करेक्ट आंसर आ रखा है इस समय, ठीक है। चलो, ए जिन्होंने बोला है, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉट हिम नो सूनर डिड ही टॉक इन द क्लास, ठीक है। एक एरर है इसमें, देखो, नो सूनर डिड ही टॉक नहीं होगा, वहां पे टॉक यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। सो नो सूनर डिड ही टॉक यूज करेंगे, ठीक है। जिन्होंने अगर ये कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसमें आप याद रखें, टॉक्ड गलत है, वहां पे हम टॉक को यूज करेंगे, ठीक है। चलो, सबके आंसर सही हैं इस बार, क्योंकि आप क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। देन का यूज करेंगे, नो सूनर के साथ हम क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे कंजंक्शन में, हार्डली स्कार्सली के व्हेन का, और एज सून एज का कॉमा के साथ। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज गिवन सेंटेंस। लीड इज अ हैवी मेटल। गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। देखो, मैंने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग दी थी इनको अटेम्प्ट करने की। लेट्स सी कौन कौन करेक्ट करते हैं इसमें। आपको सेम सेंटेंस फाइंड करना है लीड इज अ हैवी मेटल में, जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा हो, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा हो। यादव जी बी, अभी बी, नीरज बी, मयंक बी, प्रियंका बी, कल्पना बी, सौरभ सी, ठीक है। चलो, कई होगे बी सी ऐसे आ रहे हैं। चलो, अब देखते हैं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, लीड इज हैवियर देन सम अदर मेटल्स। यस, आपका करेक्ट आंसर बी हो सकता है। देखो, लीड इज अ हैवी मेटल, एक बात बोली गई है कि लीड क्या होता है, एक हैवी मेटल होता है। मतलब क्या है, वो कईयों से कम भी है, कम हैवी भी है, और कईयों से ज़्यादा हैवी भी है। तो यहाँ पे आपका लीड इज हैवियर देन सम अदर मेटल्स आपका सही है। अगर यहाँ पे लीड इज नॉट हैवियर देन सम अदर मेटल्स होता तो वो भी सही होता,
ठीक है, क्योंकि किसी से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी से कम भी हो सकता है, तो मीनिंग तो सेम ही कन्वे कर रहे हैं। बट इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान देनी है, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको मीनिंग में देखना है कि मीनिंग में आप और किस तरीके से सेम मीनिंग बन सकता है। अब देखो डी जो आपका ऑप्शन है, जिन्होंने डी यहाँ पे करा है, कईयों के आंसर डी भी आ रखे हैं, तो जिन्होंने डी बोला है तो इवन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ मयंक आप भी सही बोल रहे हो, डी इज द करेक्ट आंसर। अब डी करेक्ट कैसे हो सकता है? लीड इज वन ऑफ द हैवी मेटल्स, वन ऑफ द हैवी मेटल्स। हमने बोला लीड इज अ हैवी मेटल, मतलब कि लीड क्या होता है? एक हैवी मेटल होता है। अब हम इस बात को हम क्या बोल रहे हैं? लीड इज वन ऑफ द हैवी मेटल, मतलब कि लीड कईयों में से एक हैवी मेटल है, और भी मेटल है वो भी हैवी है, पर लीड उनमें से क्या है? एक है। तो आपका बी भी करेक्ट हो सकता है, जिन्होंने बी बोला है वो भी अपने आप को मार्क 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं, और जिन्होंने डी बोला है वो भी अपने आप को 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने बी और डी बोला है, ठीक है ठीक है, कर सकते हैं। किरण आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अगेन आपको सेम मीनिंग कन्वे करने वाला सेंटेंस फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करें। लेट्स सी कौन कौन सही कर पाते हैं। ही इज नॉट एज डिटरमाइंड एज दिस स्टूडेंट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, जल्दी से आंसर करें। लेट्स सी किसको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप कर पाया है इतने टाइम में यहाँ पे क्लास अटेंड करते हुए। सेट नंबर 13 पहुँच चुके हैं, हमारी जर्नी 1 से शुरू हुई थी और आज हम 13 सेट कर रहे हैं। तो 13 सेट तक तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स तो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी सारे रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी सारी वोकैबुलरीज कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से आंसर करें। ओके सी, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए बोला है, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी, यहाँ पे बात क्या चल रही है? ही इज नॉट एज डिटरमाइंड एज दिस स्टूडेंट, यहाँ पे एज वर्ड यूज है, एज यूज करा गया है। सो एज जब यूज करा गया है, एज हम कभी यूज करते हैं? कंपेरेटिव के लिए यूज करते हैं। देखो एडजेक्टिव में मैंने एक बात समझाई थी आपको, देखो कंपेरेटिव में हम क्या यूज करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आपका मोर यूज होता है कंपेरेटिव में, मोर ब्यूटीफुल यूज होता है, ठीक है, मोर हैंडसम यूज होता है आपका, ठीक है, स्मार्टर यूज होता है, ठीक है, आपका टॉलर यूज होता है, क्लियर, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक टाइम्स वाला केस भी बताया था, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स वाले केस में हम बोलते हैं, एक एग्जाम्पल समझो, आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माई हाउस इज 10 टाइम्स बिग एज योर्स, माई हाउस इज 10 टाइम्स बिग एज योर्स, या फिर माई हाउस is 10 times bigger than yours, my house is 10 times bigger than yours। मैंने ये दोनों आपको एरर में बताए थे, ठीक है। अब देखो जिन्होंने पढ़ा है उनको एकदम से याद आ चुका होगा, ठीक है। चलो किसी किसी को याद तो आ रहा है कि हाँ ये वो सेम एरर है जिसमें एज बताया था। तो 10 टाइम्स वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? एज का यूज होगा। सो माई हाउस इज 10 टाइम्स एज बिग एज योर्स, ठीक है। 10 टाइम्स वाले केस में एज का यूज करते हैं, टाइम्स वाले केस में। अब एज जब यूज होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही है। अब कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात हो रही है तो ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री को ढूंढो। कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट तो आ नहीं सकता, मोस्ट तो क्या हो चुका है हमारे पास? सुपरलेटिव डिग्री हो चुका है। समवॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ए में यूज करेंगे, दिस स्टूडेंट इज मोर डिटरमाइंड देन हिम, क्लियर, ठीक है। अब जिन्होंने कंफ्यूजन हो रही है तो एक जो सेशन मैंने आपको पहले करवाया था एडजेक्टिव का, उसको पढ़ें, उसको देखें और समझें। जिन्होंने नोट्स देखें तो नोट्स को ब्रशअप करो और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एडवर्ब बताना है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। जल्दी से आंसर करें इसे, व्हाट्स द करेक्ट आंसर। एडवर्ब का सेशन मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ और उसमें आपको काफ़ी सारी फॉर्मेशंस मैं बता चुका हूँ कि आपके एडवर्ब किस तरीके से फॉर्म होते हैं, एडजेक्टिव से किस तरीके से फॉर्म करा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, जिन्होंने डी बोला है डी इज़ द करेक्ट आंसर, और जिन्होंने ए बोला है ए इज़ द इनकरेक्ट आंसर। देखो मैंने आपको कंसेप्ट उस वीडियो में आपको ये समझाया था, जो भी वर्ड जिनमें आईसी लास्ट में आता है उसके आगे आप क्या करते हो? ALLY ऐड करते हो, ठीक है। बट आपके पास एक एक्सेप्शन होता है, दैट एक्सेप्शन इज पब्लिक। So in that exception you use public and publicly, और इस केस में आपके पास ALLY नहीं होता, आप सिर्फ ऐड क्या करते हो? LY ऐड करते हो। तो publicly की स्पेलिंग जो करेक्ट है वो क्या है? PUBLICLY, publicly,
ठीक है, तो आज के सेशन में यही आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 33 करवाए हैं आपके। अब देखते हैं आपका स्कोर कितना आया है। आप अपना स्कोर को देखें और जो आपको प्रोसेस बताया है आप इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अटेम्प्ट करते रहें। आपके स्कोर में जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें कईयों के 70% तक पहुँच पाए थे। मैंने आपको बोला है यहाँ पे आपके जितने भी आपके सेशन होने वाले हैं, चाहे वो वोकैबुलरी का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, तो उस हर सारे सेशन में आपके जितने भी आपके पासिंग परसेंट रहेंगे वो 80% रहेंगे। आपको यहाँ पे पास होने के लिए 80% लाने ही पड़ेंगे। अगर 80% नहीं होते तो 80% से कम होगा। और परफॉर्मेंस मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबकी परफॉर्मेंस और ऊपर जाए, स्केल अप करने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है यहाँ पे, और कईयों के स्कोर अच्छे भी हो रहे हैं। देखो आप ये मत सोचो कि सर एग्ज़ाम में तो 80% में नहीं होता है, एग्ज़ाम में तो कम में भी पास हो जाते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए आप जितनी मेहनत करोगे, जितने कैंडिडेट्स को आप पीछे छोड़ सकते हो तो उतने को पीछे छोड़ो, तभी तो इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोला गया है। तो अपना आप 100% फोकस यहाँ पे रखें। जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कोशिश करें कि सबको पीछे छोड़ें। अभी जितने कैंडिडेट है, जितने यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रखे हैं, तो 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स में से 50 को पीछे छोड़ दो। पहला कंपटीशन तो आप यहीं पे जीत रहे हो इन सब से। क्लियर? तो यही इसी तरीके से आपकी मेरिट बनती है। देखो अभी मेरिट में जो बना पा रहा हूँ यहाँ पे, कितनी बना रहा हूँ आपकी 70% में आपकी मेरिट बन रही है। बट अगर आप ज़्यादा स्कोर करने लग जाए तो, अगर आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो मुझे मेरिट और ऊपर खींचनी पड़ेगी। और उनमें पीछे कौन जाएंगे? वो जो नीचे कम स्कोर करने वाले हैं, 50% वाले हैं। तो हमेशा जो आपको तैयारी करनी है वो ऊपर के लिए करनी है, ना कि बीच वाले के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन करते हो तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करें। और ये आपके सामने स्कोर इवैल्यूएशन का जो मैंने एक फॉर्म डिस्प्ले किया है, आप सबके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, तो इसमें आपको ये सबमिट करना है या पोर्टल में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि आप सबके स्कोर कितने कितने आए हैं और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।